हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत हमें सभी को पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं। अगर हम इसको कुछ वर्ड्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ ए लार्ज एरिया। इट इज़ ए लार्ज एरिया, बहुत बड़ा होता है फॉरेस्ट, सभी को पता है। इट इज़ ए लार्ज एरिया कवर्ड बाय, किसके द्वारा वो कवर्ड होता है? कवर्ड बाय प्लांट्स, कवर्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है ना, बहुत सारे वहाँ पे क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स जो हैं हमें वहाँ पे मिल सकते हैं? जैसे कि साल है, टीक है और सिमल है, ठीक, सीसम है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं बेटा, ठीक, कचनार है। ऐसे फ्यू नेम्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके पास। पलास है, उसके बाद जैसे कि फिग है, बैम्बू है और आंवला है। इसके अलावा अगर आपको कोई और नेम पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। बहुत सारे ट्रीज़ हैं, इतनी वैरायटी है हमारे पास। उसके बाद अगर हम कुछ एनिमल्स के नेम लिखें जो हमें यूजली मिल जाते हैं फॉरेस्ट, जैसे बोर है, जिसे वाइल्ड पिग भी कह देते हैं, बाइसन है, उसके बाद जैसे कि जैकल है बेटा, देन पॉर्क्यूपाइन होता है जिसके कांटे कांटे से होते हैं ना, देखा होगा ऐसे कुछ ऐसा थोड़ा दिखता है, ऐसे उसकी स्किन पे ऐसे वो लगे होते हैं कांटे कांटे से, थोड़ा ऐसा होता है पॉर्क्यूपाइन। ठीक है, उसके बाद एलिफेंट है बेटा। इसके अलावा भी डियर, बियर, बहुत सारे क्या है हमारे पास एनिमल की वैरायटी मिलती है हमें फॉरेस्ट के अंदर। ये कुछ नेम है जो आपकी बुक में गिवन है, वो नेम हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और आपकी बुक में ये भी लिखा गया है कि जो वैरायटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ये नहीं है कि सभी फॉरेस्ट के अंदर यही वाले ट्रीज मिलने वाले हैं, सभी फॉरेस्ट के अंदर यही वाले एनिमल्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगा, ठीक है ना, फॉरेस्ट क्या है, सारे वर्ल्ड में ही फॉरेस्ट होते हैं, तो ऐसे ही जैसे जैसे फॉरेस्ट का एरिया चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, वहाँ पे ट्रीज होंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जैसा वहाँ पे वेदर कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, वहाँ पे ट्रीज होंगे बेटा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। ये नहीं है कि सभी फॉरेस्ट के अंदर सेम ट्रीज मिलने वाले हैं, जहाँ आपको सेम ही क्या मिलने वाले हैं, एनिमल्स। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्या मिलेंगे, ट्रीज एंड डिफरेंट काइंड के एनिमल्स मिलेंगे। तो बेटा जो फॉरेस्ट होते हैं, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर मोस्टली जो फॉरेस्ट होते हैं, अगर आप किसी फॉरेस्ट को देखते हो, जैसे आपने किसी पिक्चर के अंदर देखा होगा, किसी मूवी के अंदर जैसे देखा होगा, या किसी फोटो के अंदर देखा होगा, या अपने मोबाइल के अंदर फॉरेस्ट की अगर आप फोटो देखे हो तो आप देखते हो कि वो ग्रीन दिखता है हमें। ठीक है, देखने में ऐसे पूरा ग्रीन ग्रीन सा एरिया होता है, लेकिन यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं होता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, कहीं पे कम होती है। अगर हम वहाँ पे देखें इन्वायरमेंट कैसा होता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है फॉरेस्ट के, अगर हम बात करें तो बहुत पीसफुल होगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, वेदर बहुत अच्छा होगा, कूल होगा, पीस होगा, मीन्स क्लीन भी होगा क्योंकि इतने सारे प्लांट्स जो हैं वहाँ पे। तो ऐसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा फॉरेस्ट का। अगर जैसे जैसे आपकी बुक में जो जो पॉइंट है वही वही पॉइंट आपको बताएंगे, ताकि आपको जो पेपर है कोई भी डिफ़िकल्टी वहाँ पे ना आए बच्चों। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट की, कैसे होता है फॉरेस्ट। अगर आपको पूछा जाए कि स्ट्रक्चर कैसी होती है कि नहीं, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट की, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना फॉरेस्ट की, वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस करने से पहले अगर हम ट्री को देखें, मान लीजिए ये कोई ट्री है, ठीक है, तो ट्री का ये जो स्टेम के ऊपर वाला हिस्सा, जो हेड, यहाँ पे इसको हम हेड बोल देते हैं। ठीक है, ये तो स्टेम आ गई, स्टेम के जो ऊपर वाला ब्रांची पार्ट है, जहाँ पे ब्रांचेस हैं, लीफ है, इसे क्राउन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको बेटा, हम क्राउन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो क्राउन है ये कहाँ पे पहनते हैं, हेड पे पहना जाता है। अगर हमें ट्री को भी क्राउन पहनाना होगा तो हम उसको यहीं पे पहनाएंगे, है कि नहीं, ठीक है ना।
तो ये वाला एरिया जो है ये क्राउन बन जाता है, जो ब्रांची पार्ट होता है, यो क्या है, ब्रांची पार्ट अबव द स्टेम, ठीक है, स्टेम के ऊपर वाला जो पार्ट। तो जो क्राउन है इसका भी जो डिज़ाइन है, इसका भी जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, जैसे कुछ ट्रीज़ आपको ऐसे दिखते हैं, देखे होंगे आपने, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। कुछ ट्रीज़ जैसे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे साइडों में फैले होते हैं, ऐसे दिखते हैं ना। तो जो क्राउन का स्ट्रक्चर है ये क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे जैसे देखो एरिया चेंज होगा वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर है क्राउन की वो चेंज होती जाएगी। जैसे माउंटेन पे आपको पता है कि कोन शेप होते हैं ट्रीज, ठीक है, क्यों होते हैं कोन शेप, आप 6th क्लास में ये पढ़ के आए हो बेटा। तो ये था क्राउन के बारे में। ऐसे क्राउन जो हैं ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर आप किसी फॉरेस्ट को देखो, जो फॉरेस्ट के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ट्रीज होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, जो बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं, जो ट्रीज से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। फिर कुछ प्लांट्स हर्ब्स होते हैं, जो शर्ब्स से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आप पढ़ के आए हो ना काइंड ऑफ प्लांट्स इन 6th क्लास। बेटे एवरी क्लास इज इम्पॉर्टेंट। आपको अगर नहीं पता है तो प्लांट्स की हमारे पास काइंड क्या है, 3 तरह के प्लांट्स होते हैं ऐसे मेनली। जैसे कि ट्रीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, देन श्रब्स होती हैं जो क्या हो जाती हैं, ट्रीज से थोड़े स्मॉल होंगे। जो हर्ब्स होते हैं बिल्कुल स्मॉल होते हैं, बिल्कुल ग्राउंड पे फैले होते हैं। उसके अलावा क्लाइंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, क्रीपर्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ क्या हैं, टाइप्स हैं बेटा प्लांट्स की, ठीक है। तो अगर हम किसी फॉरेस्ट को देखें, जो ट्रीज़ हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ट्रीज़ ऊपर चले जाते हैं। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ थे, जैसे कि हम किसी फॉरेस्ट का डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हमने यहाँ पे ट्री लगा दिए। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ श्रब्स आ जाएंगी, छोटे वाले ट्रीज़ आ जाएंगे। नीचे हम यहाँ पे बना रहे हैं कुछ छोटे वाले ट्रीज़, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा मैं समझा सकूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे जो रहेंगे छोटे छोटे से प्लांट्स, ये नीचे ग्रासेस वगैरह होंगे, जो हर्ब्स वगैरह होंगे। मान लीजिए लेयर्स बन गई हैं, यहाँ पे हमारे पास लेयर्स हमने बना ली हैं, 3 लेयर्स जो बहुत ज़्यादा टॉल हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा टॉल वाले प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो रूफ बनाते हैं फॉरेस्ट का। ऊपर बहुत टॉल है, ऊपर चले गए हैं कि नहीं, पूरा रूफ बना दिया उन्होंने। आपके घर में कौन सबसे ज़्यादा टॉल है, आप छोटे हो ना बहुत, तो आप से तो आपके मदर भी टॉल होंगे, आपके फादर, मोस्टली जो हमारे फादर होते हैं बहुत टॉल होते हैं ना। तो आपके घर में, आपके घर का जो मेन कौन है टॉल सबसे ज़्यादा, फादर। हम जिसको, जैसे मेरे पापा बहुत टॉल हैं, ऐसे सेम वे आपके भी फादर बहुत टॉल होंगे। तो सबसे ज़्यादा टॉल आपके घर में कौन है, ठीक है, उसको हम बोलते क्या है। ऐसे ही सेम वे जो टॉल वाला हमारे पास रूफ है, ऐसे ट्रीज जो सबसे टॉल होते हैं ये ऊपर जाके क्या करते हैं एक दूसरे से इतना ज़्यादा, वो क्योंकि वहाँ पे एक ट्री थोड़ी है, इतने सारे ट्री होते हैं, वो एक रूफ बना लेते हैं, एक छत बना लेते हैं, जिसे हम कैनोपी बोलते हैं बेटा। जिसे हम क्या बोल देते हैं, कैनोपी बोल देते हैं, ठीक है। रूफ ऑफ फॉरेस्ट हो गया ये, इसे रूफ बोल देते हैं। उस रूफ के नीचे, ठीक है, इस कैनोपी के नीचे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनकी हाइट किससे कम होगी, कैनोपी वाले ट्रीज से जिसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, उस लेयर को हम बोल देते हैं बेटा अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके फादर हैं, मान लो, मान के चलो, उसके बाद ये मदर आ गए, ये आप बिल्कुल छोटे से, ये हो गया हमारा कैनोपी, ठीक है, ये कैनोपी आ गया, मदर आपकी आ गई अंडर स्टोरी। आप क्या हो, आप हो फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर जो बिल्कुल नीचे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हर्ब्स होती हैं बेटा, ठीक है, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ क्लाइंबर्स होंगे जो प्लांट्स की सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ेंगे, कुछ नीचे फैले होंगे, क्रीपर्स। ये सारा कुछ आप पढ़ के आए हो 6th क्लास में, क्या होते हैं हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ठीक है, ये सारा पढ़ के आए हो। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट की, बिल्कुल ईजी है। जो रूफ वाला पार्ट है उसे हम कैनोपी बोल देते हैं। उसके अंदर
beneath द कैनोपी जो हमारे पास ट्रीज आते हैं जो एक लेयर बनाएंगे वो, ठीक है, सारे मिलके एक लेयर बना देंगे बेटे, ऐसे पूरी एक लेयर बन जाएगी, हमें पता चलेगा। तो वो होती है अंडर स्टोरी, ठीक है। तो सबसे जो अंदर नीचे फॉरेस्ट के जो फ्लोर जिसे हम बोल देते हैं, उसे अगर हम देखें तो छोटे छोटे से वहाँ पे प्लांट होते हैं, ग्रासेस होते हैं, वो हो जाता है फॉरेस्ट फ्लोर। तो हम देखें यहाँ पे जो सनलाइट है, मोस्टली कैनोपी को तो सनलाइट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कैनोपी रूफ बना रही है यहाँ पे, उस वजह से जो सनलाइट है वो अंडर स्टोरी तक बहुत कम पहुँचती है। जो अंडर स्टोरी के ट्रीज़ है ना बेटा, इनको सनलाइट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो रूफ है, ब्रांचेस इतनी ज़्यादा फैली होती हैं ट्रीज़ की, क्राउन जो है इतने बड़े बड़े हैं उन ट्रीज़ के, कि वो सनलाइट को अंदर आने ही नहीं देते, जिस वजह से जो फॉरेस्ट है ना वो अंदर से बहुत डार्क लगता है, अंधेरा अंधेरा सा। कभी आपने कोई मूवी देखी हो, फॉरेस्ट के सीन देखते हैं तो वहाँ पे बहुत अंधेरा दिखाया जाता है, ठीक है ना। क्यों दिखाया जाता है अंधेरा? क्योंकि भाई पता ही है सनलाइट इतनी आती नहीं है अंदर, तो अंधेरा ही होगा। वहाँ पे कौन सी हमने ट्यूबलाइट्स लगा के आए हुए हैं हम, है कि नहीं? तो वहाँ पे अंदर डार्क होता है और ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूप तो आती नहीं है, तो पूरा मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कैनोपी को तो चलो बहुत ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल हो जाएगी, और यहाँ पे जो कैनोपी होती है ना, ये बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का होम है बेटा। मोस्टली जो प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स कैनोपी एरिया में ही होते हैं। अंडर स्टोरी जो है हमारे पास, ये कैसा है? अंडर स्टोरी में डार्क और ह्यूमिड, 5% से जो है हमारे पास बहुत कम यहाँ पे क्या आती है? सनलाइट आती है, ठीक है। बहुत कम यहाँ पे क्या आती है? सनलाइट आती है, जिस वजह से ये डार्क हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है। उसके बाद अगर हम फॉरेस्ट फ्लोर की बात करें, वो तो बिल्कुल ही डार्क कलर का नजर आएगा, वहाँ तो बिल्कुल ही कम सनलाइट पहुँचने वाली है, क्योंकि वो तो और भी नीचे चला जाता है। तो ये है हमारे पास बेटे स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। आपको पता है कि जो फॉरेस्ट हैं, इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जो फॉरेस्ट है, यहाँ टिम्बर का ये सोर्स है, लकड़ियाँ लोग लेके जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं, जैसे यहाँ से कुछ ऐसे प्लांट है जिनसे ऑयल निकलता है, जैसे सैंडलवुड, आपको पता है, जिसकी वो इंस्टेंस स्टिक बनती है, अगरबत्तियाँ बनती हैं, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, कुछ हर्ब्स होती हैं जिनकी क्या मेडिसिन बनती हैं। नीम है ना, नीम आप सुन के आए हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है। तो ऐसे यहाँ पे जो प्लांट हैं, ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे यूजेस हैं हमारे पास फॉरेस्ट के, वो हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। तो आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो होते हैं ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। यस, आपको पता है कि आप ऑटोट्रॉप्स पढ़ के आए हो, है कि नहीं? पढ़े हो ना, ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है आपने, हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ के आए हो आप, ठीक है, और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ के आए हो आप। तो ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सनलाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करके जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स को आगे फिर कौन खाता है? इनको हर्बीवोर खा जाते हैं। जो प्लांट खाते हैं ना, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, और हर्बीवोर को कौन खाता है आगे? कार्निवोर्स खाते हैं। ये सारा पढ़ के आए, इनके बारे में सभी को पता ही है। तो ऐसे हमारे पास क्या है बेटा, जो ऑटोट्रॉप्स है, मीन्स प्लांट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सभी के लिए, क्योंकि कुछ इनको डायरेक्टली खाते हैं, कुछ इनडायरेक्टली। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोर तो सीधा ही प्लांट को खा जाएंगे, जैसे हम अगर हमारी बात करें तो हम उनके प्लांट प्रोडक्ट हम खाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही जैसे कार्निवोर हैं, वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। कार्निवोर क्या करते हैं? वो हर्बीवोर को खाते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स मीन हर्बीवोर क्यों सरवाइव कर रहे हैं, हर्बीवोर कैसे जिंदा है? क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं। अगर हर्बीवोर ना हो तो कार्निवोर तो भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं। तो हर्बीवोर को जिंदा कौन रख रहा है? हर्बीवोर को जिंदा रख रहे हैं प्लांट्स। तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं हर्बीवोर के लिए
तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो डायरेक्टली उनको खाते हैं। उसके अलावा जो और ऑर्गेनिज्म हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते हैं, इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं बेटे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी एक फूड चेन बनती है। मान लीजिए ये कोई ग्रास है, ठीक है ना, ये ग्रास है, ठीक है बेटा। इस ग्रास को कौन खाएगा? मान लीजिए इस ग्रास को किसी इंसेक्ट ने खा लिया, ठीक है, कोई इंसेक्ट है ऐसे, उसने इसको खाया, ठीक है, ग्रास को खा लिया इंसेक्ट ने। इस इंसेक्ट को आगे किसने खाया? इस इंसेक्ट को आगे खाया भाई फ्रॉग ने खाया इसको, ठीक है, इसको फ्रॉग ने खा लिया। देन इस फ्रॉग को आगे स्नेक ने खाया भाई, ठीक है, ऐसे आगे आगे सभी एक दूसरे को खाते हैं। तो इसको फिर आगे ईगल खा गई। तो ये क्या बन गया? ये एक फूड चेन बन गई। ये क्या बन गया बेटा? एक फूड चेन। जब कहाँ से शुरू हुई? प्लांट से शुरू हुई। ग्रास को किसी इंसेक्ट ने खाया, देन उसको ये इसने खा लिया, हमारे पास मेंढक ने खाया, देन उसको स्नेक ने खाया, देन ईगल। तो इसके बाद अगर ये फूड चेन जो है, ऐसे ही हमारा जो फॉरेस्ट है उसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। फॉरेस्ट के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो बहुत सारी क्या है फूड चेन्स होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं? इंटरकनेक्टेड, जुड़ी होती हैं, ठीक है। जिससे वो फूड चेन जब इंटरकनेक्ट होती है तो वो एक फूड वेब बनाती हैं, फूड जाल बनाती हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको, चलो इंसेक्ट तो खा रहा है, इसको रैबिट भी खा रहा है, ठीक है ना, और इसको माउस भी खाती है, चूहिया, ठीक है। और इनको कौन खा सकता है? इनको स्नेक भी खा सकता है कि नहीं, और इन स्नेक को फिर ईगल भी खा सकती है। तो ऐसे ही जो क्या है हमारे पास, और बहुत सारी जो फूड चेन है ये इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, जिस इनको फिर आगे और भी कोई खाने वाला हो सकता है कि नहीं। डिफरेंट डिफरेंट से हमारे पास एनिमल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट, आगे कोई भी यहाँ पे होगा एनिमल जो इनको खाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई वॉल्फ ले ले, वो भी इनको खा सकता है आगे, वो ईगल यहाँ पे, या कोई लाइन लगा दे वो उसको खाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे एक दूसरे से मीन्स क्या है, फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है। तो अगर यहाँ पे कोई एक यहाँ पे मिस कर दे, हम किसी एक को यहाँ से हटा दें, तो क्या होगा? ये फूड वेब पूरा खराब हो गया, फूड वेब खराब हो गया, ठीक है। जिस वजह से क्या है, पूरी फूड चेन्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी वो क्या हो जाती हैं? अफेक्ट होती हैं, ठीक है। उन पे क्या है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जैसे आप गेम खेलते हो, आप भी तो नेट लगाते हो, जैसे कोई वॉलीबॉल का नेट लगाते हो, है कि नहीं, आप खेलते रहते हो। अगर आपका वो नेट में वो हो जाए, होल हो जाए, तो आपका पूरा नेट खराब हो जाता है, आप बिल्कुल अच्छे से खेल नहीं पाते हो, है ना। तो ऐसे सेम वे अगर जो हमारा बेटे फॉरेस्ट है, इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड हैं, एक वेब बनाती हैं। वेब एक जाल होता है, ठीक है, नेट होता है, सेम वे। तो अगर बीच में से कोई एक दो एनिमल्स को हटा दे, तो जिस वजह से पूरा वेब का जो स्ट्रक्चर है इफेक्ट होगा, पूरा वेब, पूरे और जो उनको खाने वाले एनिमल्स हैं वो इफेक्ट होंगे। तो सभी जितने भी वहाँ पे एनिमल्स हैं, जितने भी वहाँ पे प्लांट्स हैं, वो सारे ही इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट हैं, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। तभी इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ प्लांट्स को ही बचा के रखना है, एनिमल्स को नहीं बचाना है, ऐसा नहीं है। सभी ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बेटा, कोई किसी को खाता है, आगे कोई किसी को खाता है, सभी एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, सर्वाइवल का रीज़न बनते हैं। तो सभी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें, चलो ये फूड चेन हो गया, फूड वेब का भी हमने पढ़ लिया। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आते जा रहे हैं बुक में, वैसे वैसे ही हम उनको उठाते जा रहे हैं बेटा। उसके बाद चलो आप फॉरेस्ट की अगर हम फ्लोर की बात करें, तो जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है नीचे बहुत डार्क कलर का होता है, ठीक है, और वो वार्म होता है। वार्म क्यों होता है? फॉरेस्ट फ्लोर गर्म होता है क्योंकि वहाँ पे जो, अगर हम देखें फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर बहुत सारे डेड लीव्स होंगे, ठीक है, बहुत क्या होंगे, डेड लीव्स होंगे, ट्विग्स होंगी, टहनियाँ, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्रूट्स गिरे होंगे नीचे, सीड्स गिरे होंगे नीचे, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा जो फॉरेस्ट फ्लोर पे ऐसी चीज़ें गिरी होंगी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होती जाती हैं, डीकम्पोज होती जाती हैं। डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन होता है। इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक करके क्या बना देते हैं,
इनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, डार्क कलर ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मीन्स इनको कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, एक ऐसा मटेरियल बन जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, तो वो इन चीज़ों को खाती है। डेड मटेरियल, जो डेड एंड डिकेइंग सेप्रोट्रॉप्स आप पढ़ के आए हो कि जो फंगस होती है कि नहीं, वो क्या करती है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेती है। आपने देखा होगा मशरूम, जंगल में बहुत नीचे उल्ली लगी होती है चीज़ों को, मशरूम वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। क्यों? वो सारी, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या हैं, क्यों है वहाँ पे, क्योंकि उनको वहाँ से फूड मिल रहा है। ये सारा जो उनका फूड ही है, जो ये गला सड़ा नीचे डेड लीव्स पड़े हैं, उनके ऊपर ये फंगस आराम से रहती है और उनको खाई जाती है। जैसे जैसे वो उनको खाती रहती है और वो खाने के बाद उनको किसके अंदर कन्वर्ट करती है, ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट करती है। ऐसे ही इनको खाने वाले कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बेटा, जो इनको खाने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये डार्क कलर जो ह्यूमस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस वजह से जो फॉरेस्ट फ्लोर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस वजह से अगर वहाँ पे कोई सीड गिरता है तो बहुत ईजीली वो ग्रो कर जाता है। क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर हम तो ट्रीज़ को प्लांट नहीं करते हैं ना, अपने आप ट्रीज़ अपने आप वहाँ पे ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रीज़ हैं, कौन लगाने जाता, कोई नहीं लगाने जाता, अपने आप वो वहाँ पे न्यू ट्रीज़ आते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो फॉरेस्ट फ्लोर है ना बेटा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? जो फॉरेस्ट का डेड मटेरियल है, ये नीचे गिरता रहता है, लीव्स गिरते रहते हैं, ये ट्विग्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे गल सड़ जाते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स की डेड बॉडीज़ भी होंगी, वो भी गल सड़ जाती हैं। वो गलने सड़ने के बाद मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाती हैं, जिस वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है बहुत इंक्रीज़ होती है और वहाँ पे जो सीड है बहुत ईजीली उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो ईजिली ग्रो करते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रीज़ बन जाते हैं। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर है ये क्या करता है, ट्रीज़ को एक अच्छा क्या प्रोवाइड करता है, कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से वो इजीली क्या कर पाते हैं, वहाँ पे बेटा ग्रो कर पाते हैं। तो जो ये हमारे पास बैक्टीरिया हैं या फिर ये फंगस है, इनको हम क्या बोल देते हैं, जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस पे, उनको हम डीकम्पोजर्स बोल देते हैं। उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा, डीकम्पोजर्स। जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, डेड मटेरियल, डेड लीव्स, डेड एनिमल्स को खा खू के किस में कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमस में, जो मिट्टी के अंदर इजीली मिक्सअप होता है कि नहीं। अगर ये डीकम्पोजर ना हो, मान लो ये डिकम्पोजर नहीं है, तो क्या होगा, डेड लीव्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे ही डेड एनिमल्स की बॉडी पड़ी रहेगी, उनको कोई भी नहीं खाएगा। जिस वजह से क्या है, जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल से भर जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंद फैल जाएगा। तो ये डीकम्पोजर जो हैं उसको साइड बाय साइड क्लीन भी तो करते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारे आसपास भी जहाँ पे भी हम कूड़ा फेंक देते हैं, वहाँ पे भी जो डीकम्पोजर है बहुत उनका जो ग्रेट रोल है, क्योंकि वो हमारा जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस के अंदर, ठीक है, कंपोस्ट के अंदर। तो ऐसे ही जंगलों में तो बहुत ज़्यादा डीकम्पोजर होंगे। तो जिस वजह से बेटा जो हमारा फॉरेस्ट है ना, इसको हम डायनामिक लिविंग एंटाइटी क्यों बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायनामिक लिविंग एंटाइटी, ठीक है, या एंटिटी भी इसको बोल देते हैं। ठीक है बेटा, क्यों बोला जाता है, आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं तो उनको खाने वाले वहाँ पे हर्बीवोर्स भी बहुत होंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको इजीली फूड मिल जाता है, फटाफट से वो प्लांट खाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। ऐसे जितने ज़्यादा हर्बीवोर होंगे उतने ही ज़्यादा उनको खाने वाले कार्निवोर होंगे, ठीक है। अगर कार्निवोर हैं वहाँ पे ऐसे ही बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भी वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डीकम्पोजर्स भी होंगे। डीकम्पोजर होंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या रीग्रो करेंगे बेटा, प्लांट्स रीग्रो करेंगे, रीजेनरेट करेंगे, क्या, बहुत ज़्यादा ट्रीज़, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वहाँ पे क्या करने वाले हैं,
न्यू ट्रीज रीजनरेट होने वाले हैं, जिस वजह से बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं ये एक डायनामिक लिविंग एंटिटी है। मीन्स ये कभी भी ना रुकने वाली एक लिविंग की ऐसी हस्ती है जो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से प्लांट्स होंगे वहाँ पे तो हर्बीवोर भी रहेंगे, फिर कार्निवोर रहेंगे, डीकम्पोजर तो होंगे ही उन चीज़ों को क्या करने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। ऐसे फिर न्यूट्रिएंट्स वो देते रहेंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो क्या होगा, वो ट्रीज़ दोबारा दोबारा सीड ग्रो करते रहेंगे, ऐसे न्यू ट्रीज़ वहाँ पे आते रहेंगे, ऐसे न्यू फॉरेस्ट बनता रहेगा। तो तभी इसको एक लिविंग एंटाइटीज या लिविंग एंटिटीज या डायनामिक लिविंग एंटिटीज को हम बोल देते हैं बेटा, ठीक है। ये था इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी बुक में गिवन है ये सारा मैंने आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बताया है, ठीक है बेटे। उसके बाद अगर हम बात करें तो किस चीज़ की बात करें, अगर हम फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस की बात करें कि जो फॉरेस्ट होते हैं इनसे हमें मिलता क्या क्या है, ठीक है। अगर रेन फॉल हो रहा है, मान लीजिए बारिश आ गई है, तो आपको पता है कि जैसे धूप अंदर नहीं जाती है फॉरेस्ट के, ऐसे जो पानी है बारिश का वो भी इतना ज़्यादा फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं करता, क्योंकि ट्रीज़ के ऊपर ही वो पानी क्या है रुक जाता है, जिस वजह से जो थोड़ा बहुत पानी स्लो स्लो वहाँ पे ट्रीज़ के अंदर से गुजर के पानी बहुत स्लो स्पीड में आता है, जिस वजह से नीचे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेड है किस चीज़ का, डेड लीव्स का, इतने ज़्यादा वहाँ पे लीफ गिरे होते हैं, वो भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से मिट्टी जो है वो पानी को क्या कर लेती है, इजीली एब्जॉर्ब करती है। और जो पानी का लेवल है, ठीक है, मिट्टी के अंदर इजीली पानी चला गया, पानी का लेवल भी अच्छा रहता है सॉइल के अंदर। और सेकेंडली ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है। अगर वो ट्रीज़ वहाँ पे ना हो, ऐसे पूरी बारिश गिरेगी पानी ऐसे बह के जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट की वजह से वो पानी इतना स्लो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं, ये मान लीजिए ट्री है, इसके ऊपर बारिश हुई, बारिश हुई तो पानी ऐसे कहाँ जहाँ से उसको जगह मिलेगी वहाँ से वो पानी नीचे आएगा, नीचे लीफ इतने ज़्यादा हैं कि वो पानी लीव्स के अंदर चला गया, फिर मिट्टी के अंदर चला गया, पता ही नहीं चला कि बारिश हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लेन एरिया हो, कोई ट्री नहीं है, तो पूरा पानी आएगा बारिश का, बहुत ज़्यादा फ्लडी सी कंडीशन हो जाती है अगर बहुत हैवी रेन हो रही है। तो जो फॉरेस्ट होते हैं ये फ्लड को भी तो कंट्रोल करते हैं ना, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। अगर इतना ज़्यादा रेन होगा फिर वो मिट्टी को भी अपने साथ बहा के ले जाएगा, जिससे क्या होती है, सॉइल इरोजन। तो जो ट्रीज़ होते हैं ये, इनकी जो रूट्स होती हैं ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, है कि नहीं, मिट्टी उनके साथ चिपकी रहेगी, जिस वजह से जो सॉइल इरोजन है वो भी नहीं होगा। तो जो फॉरेस्ट हैं बेटा ये बहुत सारा इनका सिग्निफिकेंस है। अगर हम इनका सिग्निफिकेंस यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं हमें। फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि जो फॉरेस्ट है ये कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सबसे पहले तो ये होते हैं लंग्स, ग्रीन लंग्स इनको हम बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है ना, रेस्पिरेशन करने के लिए। उसके बाद जो ट्रीज़ होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है उसकी रेशो को बैलेंस करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशो है इसको क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे, जिस वजह से इसको हम बोल देते हैं ग्रीन लंग्स। उसके बाद जो फॉरेस्ट होते हैं ये टिम्बर का सोर्स है, लकड़ियाँ यहाँ से लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइब्स में रहते हैं जो, ठीक है, कबीलों में रहते हैं, उनका जो लाइफ होती है टोटली वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करती है। वहाँ से वो लकड़ियाँ लेके आते हैं, शेल्टर उनको पर बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लेके आते हैं, फिर उनको वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है कि नहीं। उनका जो सर्वाइवल है वो किस पे डिपेंड करता है, फॉरेस्ट के ऊपर। उसके बाद कुछ मेडिसिनल प्लांट वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद और क्या है, रेनफॉल जो है ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, फ्लड को कंट्रोल करता है और रेन में हेल्प करता है। अगर बेटा ट्रीज़ होंगे, ठीक है, ट्रीज़ होंगे तो ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पत्तों से जो पानी उड़ता है भाप बन के, जिस वजह से फिर क्लाउड फॉर्मेशन होती है,
बादल बनते हैं तो बारिश होती है, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो बारिश फिर क्या है, कम होगी, जिस वजह से फिर ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, ट्रीज़ मरने शुरू हो जाएंगे। तो ट्रीज़ का जो रेन के अंदर भी बहुत क्या है, बिग रोल है, और ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस है यहाँ पे हमने जो लिखे हैं। उसके बाद और भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऑयल वाले ट्रीज़ मिलते हैं, ठीक है, कुछ सीड्स मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, फ़ायदे हैं फॉरेस्ट के बेटा। आपको अगर और भी कोई लिखने हैं वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि आजकल जो फॉरेस्ट है ये बहुत कम दिखने को मिलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जंगलों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। क्यों डिफॉरेस्टेशन होती है, रीजंस क्या हैं, ठीक है, क्या रीजंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये आप बोलोगे कि ये मैम कहाँ से टॉपिक लेके आई जा रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमने एक भी नहीं पढ़ा बुक में। बेटे आपकी जो बुक है ना, वहाँ भी उन्होंने कुछ मेन हेडिंग्स तो गिवन नहीं है। आपका जो चैप्टर है वहाँ पे अगर एनसीईआरटी अगर हम बुक देखें, उसमें सारा ही उन्होंने एक थ्योरेटिकल, एक पूरा पैराग्राफ्स में ही पूरा चैप्टर एक स्टोरी की तरह आपको बता दिया है। लेकिन उस स्टोरी को हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब आपको टीचर क्वेश्चन डालेगा, कि जब टीचर आपको क्वेश्चन डालेगा तो वो कुछ ऐसे हेडिंग्स ही आपको देंगे, ठीक है। तो वो हेडिंग्स हमने ऑलरेडी आपको पहले ही बनाए। डिफॉरेस्टेशन के रीजंस क्या हैं, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से जो फॉरेस्ट उनको काट कर वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग्स एंड रोड की जो कंस्ट्रक्शन है ये हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेन रीज़न है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, पॉपुलेशन, ऐसे ही जो वुड की डिमांड है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग बढ़ते जा रहे हैं वो भी फर्नीचर यूज़ करते हैं। लकड़ी से कितना सामान बनता है ना, कितना फर्नीचर बनता है। तो ऐसे ही वुड की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से उसका पूरा लोड फॉरेस्ट पे ही आ गया सारा, ठीक है। सभी सोचते हैं कि ये जंगल काटो, यहाँ से वुड लो, बेचो, चलो पैसे कमाओ और घर जाओ। तो ये सारा कुछ क्या है, डिफॉरेस्टेशन का रीज़न है, जिस वजह से जंगल कम होते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें बेटा, तो वाइजली अगर हम फॉरेस्ट के जो वुड है, जब फॉरेस्ट के जो एरिया है उसको अच्छे से यूज़ करें तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो आपको ये एंड में गिवन है कि ये हमें इतना कुछ प्रोवाइड करता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, ये ग्रीन लंग्स होते हैं, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लड को कंट्रोल करता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये कोई नहीं करने वाला हमारे लिए, है कि नहीं, ठीक है। कोई नहीं आएगा कि चलो आपके घर में रेन नहीं हो रही है, चलो मैं रेन कर देता हूँ, ठीक है, ये फ्लड आ जाएगा तो मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। नो, जो फॉरेस्ट होते हैं यही तो इतना सारा काम करते हैं। तो हमें इनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, बचाना है। हम क्या कर सकते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए, कौन से वे हैं। तो अगर हम डिस्कस करें बेटा, सबसे पहले तो हमें इको फ्रेंडली होना होगा। अगर आप किसी ट्री को काटते हो, ठीक है, तो हमें क्या है, उसकी जगह पे और ट्रीज लगाने चाहिए आपको। अगर वो जगह पे नहीं ट्री लगाना तो किसी और जगह पे लगा दो। सेकेंडली, जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन है, फॉरेस्ट को नहीं चूज़ करना चाहिए, उसके अलावा बहुत सारे और प्लेसेस हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो सकती है, रोड कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है बेटा। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, डीपली स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्सप्लॉयटेशन करती हैं फॉरेस्ट का, इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, पुनिश करना चाहिए। पूरा गवर्नमेंट का कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। तो ये जो एंड वाला जो मैंने जो आपको कुछ बताया है, मे बी ये क्वेश्चन आपको ना आए, लेकिन वैसे ही हमने जनरल नॉलेज के लिए ये कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि कैसे हम इन फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो आपको भी अगर कुछ लगता है कि
कुछ वे हैं या कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि जिस वजह से हम हमारे फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके जो व्यूज़ हैं सभी तक पहुँचे, सभी को पता चले। ठीक है ना, अभी कैसे हम जो ये फॉरेस्ट है इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। हो सकता है कि